नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा और आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं स्टूडियो में जिनके काम को हमेशा बहुत सराहा गया है, चाहे वो लैला मजनू में मजनू का किरदार हो, बुलबुल में उनका किरदार हो, खाकी हो, या फिर बम्बई मेरी जान में उनका दारा का किरदार हो, या काला में उनका किरदार हो। तो उनके कैरेक्टर ग्राफ हमेशा से बहुत अलग रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है, आप पहचान ही गए होंगे, अविनाश तिवारी। वेलकम टू लल्लन टॉक। थैंक यू सो मच गरिमा। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं एकदम सही, आप बताइए। बढ़िया एकदम। अच्छा अविनाश, अब तो आप एकदम ऐसे फेमस हो गए हैं, लोग आपको जानते हैं, आपके काम को सराहते हैं। हम शुरुआत करना चाहते हैं उस समय से जब आप इंजीनियरिंग से एक्टिंग में शिफ्ट कर रहे थे। कैसा था वो समय और किस तरीके से बीता वो समय? इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस वक्त तो इंजीनियरिंग ही करना चाहता था एंड आई वाज वेरी क्लियर कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। एंड उससे पहले चाहती फिज़िक्स में पीएचडी करूं बिकॉज फिज़िक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई थॉट आई कुड कैरी ऑन विद दिस। फिर मुझे लगा कि शायद पीएचडी करके पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आई कम फ्रॉम अ कन्वेंशनल फैमिली यार। आई हैव माई फैमिलीज, मेरे पूरे परिवार में 8 बहनें, मेरी मैं इकलौता भाई। सो growing up you were conditioned to think that you are supposed to take care of them and you will have to take the responsibilities of the family. ये अलग बात है कि आज के समय में वो सारी बहनें मेरा ख्याल रख लें, मैं किसी का ख्याल रखने लायक नहीं हुआ। ये समय किस तरह से बदला और हम किस तरह से बदलते हैं, लेकिन उस वक्त की बात ऐसी थी। और मुझे लगता था कि शायद मैं इंजीनियर बनूं। मुझे आज भी याद है 2002-03 में आई थिंक इंडिया टुडे का ही के कवर पेज पे 3 IITians थे और उनका एनुअल पैकेज लिखा हुआ आया था। मेरी माँ सब्ज़ी काट रही थी और मैं साथ में बैठा हुआ था। मैंने कहा था मुझे ये करना है। वाई? बिकॉज आई थॉट कि वो करोड़ों में पैकेज मिलेगा आपका एंड आई विल बी एबल टू डू दिस ऑल्सो बिकॉज आई लव साइंस। दिस विल बी अ गुड करियर चॉइस फॉर मी। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। उस वक्त हॉस्टल में था। एक दिन अचानक से वो शायद मेरा दिमाग घुमा या लोग कहते हैं कि किसी ने जादू टोना किया, पता नहीं क्या हुआ। बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और करना है। अच्छा, बैठे बैठे ऐसे? इट वॉज एब्सोल्युटली आउट ऑफ नोवेयर। उस दिन हॉस्टल में मैं था, मैं कॉलेज नहीं गया था और मैं अकेला बैठा हुआ था अपने हॉस्टल में एंड एक इंट्रोस्पेक्टिव कॉन्वर्सेशन अपने साथ ही चल रहा था। दैट हैज़ बीन अ कोर्स, समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन। बचपन से मुझे अपने आप से बात करने की, अपने सोच विचार, अपनी चीज़ों को लेकर करने की आदत रही है। मैंने बहुत समय अकेले में बिताया है और अभी भी बिताता हूँ। तो खैर उस वक्त मुझे ये मौका मिला। मैंने पता नहीं क्यों उस वक्त डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। आज 20 साल हो गए और अभी जब शूट कर रहा होता हूँ तो जिस दिन मुश्किल घड़ी आती है उस दिन यही गाली दे रहा होता हूँ, किस गधे ने बोला था एक्टर बनने के लिए। तो अपने आप के अलावा किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकता। उस वक्त ये शुरू हुआ। फिर मुझे ज़रूर ये लगा कि अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मुझे सीखना चाहिए। आई शुड ट्रेन माई सेल्फ। एंड तो मैंने पहले थिएटर करना शुरू किया। मैंने 2 साल थिएटर किया। उसके बाद मैं गया ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं दिल्ली आया। दिल्ली में बैरी जॉन के यहाँ ट्रेनिंग ली मैंने। फिर वहाँ से मैंने सोचा मुझे न्यूयॉर्क जाना चाहिए क्योंकि आई वॉन्टेड टू ट्रेन माई सेल्फ फॉर फिल्म्स ऑल्सो। उस वक्त दुनिया ग्लोबलाइजेशन, द अर्ली 2000 लेट 90s वॉज बॉइलिंग पॉट। कॉन्वर्सेशन वॉज ओनली अबाउट ग्लोबलाइजेशन। और मुझे हमेशा लग रहा था कि कैसे हमारा सिनेमा वेस्टर्न सिनेमा से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो वहाँ के टेक्नीशियंस आएंगे, टैलेंट्स आएंगे एंड आई नीड टू मैच अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। टुडे आई रियली फील लाइक जो उस वक्त एक 19 साल के बच्चे ने सोचा, आज हम वही कर रहे हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। वी हैव शोज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आवर कंटेंट इज़ कम्पीटिंग फॉर इंटरनेशनल स्पेस एंड यू वांट टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। तो कहीं ना कहीं वो ख्याल एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का मन में बहुत पहले से था। उसके प्रति प्रयास शुरू किया। आई थिंक मैं लौट कर वापस 2007-08 में, आई थिंक 2006 या 2007 तक मैं वापस इंडिया लौट कर आया और ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ब्रेड कार्पेट बिछा होगा। कोई ना कोई तैयार होगा मुझे काम देने के लिए। उस वक्त OTT प्लेटफॉर्म्स हुआ नहीं करते थे। देयर वाज टेलीविज़न एंड देयर वर फिल्म्स। टेलीविज़न मैं उस वक्त नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी वो काबिलियत नहीं है। एक सर्टन स्किल सेट रिक्वायर्ड है। एक ही किरदार को लेकर काफ़ी समय तक आपको काम करना पड़ता है और मैं बड़ा जल्दी ऊब जाता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद टेलीविज़न इज़ नॉट फॉर मी।
फिल्म्स ब्रेक थ्रू हो नहीं रहे थे. सो योर ओनली वेज ऑफ having your bread and butter was to do ad films. So I used to do a lot of ad films. उसी वक्त मेरी मुलाकात मिस्टर लेख टंडन से हुई, जो कि काफ़ी वेटरन फिल्म मेकर हैं. ही हैज़ मेड फिल्म्स लाइक प्रोफेसर, प्रिंस. इनफैक्ट हमारी इंडिया से एक फ़िल्म जो ऑस्कर्स में गई थी उस वक्त, आम्रपाली, वो भी उनकी डायरेक्टेड है. सो ही वाज डायरेक्टिंग अ कपल ऑफ डीडी नेशनल शोज एंड आई हैपेंड टू स्टार्ट वर्किंग विथ हिम. और उनकी बदौलत ही आज मैं कह सकता हूँ कि बम्बई शहर में मेरा खुद का घर है. वर्किंग विद हिम एज एन एक्टर ओनली? एज एन एक्टर. ही वाज डायरेक्टिंग 2 शोज. डीडी नेशनल पे ये शोज आते थे, वीकली शोज थे. पहले वाले का नाम था बिखरी आस निखरी प्रीत, और दूसरे वाले का नाम था एक आंगन के हो गए 2. तो इन 2 शोज से मैंने शुरुआत की अपनी. और 2010-11 में आई थिंक एक वक्त आया जब मुझे लगा कि मैं शायद सिर्फ ये शो करने नहीं आया हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं 15 दिन महीने में काम करता था और बॉम्बे से बाहर जाके शूट करते थे. और उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मैं लेड बैक हो गया हूँ एंड आई वांट टू गेट माई फोकस बैक टू फिल्म्स. तो मैंने एक ब्रेक लिया और उसके बाद फिल्म्स की तरफ कोशिश शुरू की वापस. फिर पहला ब्रेक? पहला ब्रेक एक्चुअली उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई. युद्ध एक शो बन रहा था जो मिस्टर बच्चन का था, और अनुराग कश्यप उसे डायरेक्ट कर रहे थे. रिबू दास गुप्ता भी डायरेक्ट कर रहे थे. अनुराग कश्यप शो रनर थे उसके. ये एक उस समय में अपने आप में एक नया प्रयोग था, क्योंकि 20 एपिसोड के लिमिटेड शोज सीरीज़, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, तब हमारे टीवी स्क्रीन्स पर नहीं आया करते थे. और इसमें पूरी फिल्म की यूनिट, क्रू, एक्टर्स, टैलेंट, टेक्नीशियंस सब फिल्म वाले थे. सो आई रियलाइज दिस इज़ समथिंग आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. और मुझे मौका मिला टू प्ले द एंटागनिस्ट ऑफ द शो ऑपोजिट मिस्टर बच्चन. सो मुझे लगता है कि उस वजह से शायद, क्योंकि मैं बच्चन सर के साथ खड़ा था, तो शायद लोगों को लगा कि इसमें भी कोई काबिलियत होगी, तभी शायद इसे खड़ा किया गया है. तो शो के बाद थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए इंडस्ट्री में बदलना शुरू हुई. कास्टिंग डायरेक्टर, ये नई एंटिटी उस वक्त आना शुरू हुई थी. 2010 तक तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी 1-2 गिने चुने थे, उसके अलावा कोई हुआ नहीं करते थे. तो आई थिंक उस शो के बाद एटलीस्ट जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो जागे कि अरे यार, ही इज़ क्वाइट केपेबल एंड इज़ टैलेंटेड, एंड थिंग्स स्टार्टेड मूविंग और टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड फॉर मी. सो दैट वाज माय फर्स्ट बिग इवेंट फॉर मी. And then I did a film called तू है मेरा संडे, which did a festival circuit. और दुनिया भर में उसे जितना प्रेम मिला, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ छोटी फिल्मों को हमारे देश में थोड़ा देर से प्रेम मिलता है. उसके अपने कारण हैं, उस पर किसी और दिन चर्चा की जाएगी. एंड देन आई गॉट अ चांस टू, उसी वक्त 2015-16 में मेरी मुलाकात साजिद अली से हुई. ही वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर अ मजनू. एंड 2015 दिसंबर में मुलाकात हुई. 2-3 घंटे हमने बातचीत की, दुनिया भर की सारी बातें की फिल्म के अलावा. और मुझे ये लगता है कि मेरी भी अब, अगर मैं इफ़ आई लुक बैक, ऑल द फिल्म मेकर्स दैट आई सिट डाउन एंड टॉक टू, वी हार्डली टॉक मूवीज. वी डोंट इवन टॉक अबाउट द वर्क दैट वी वांट टू डू. वी टॉक अबाउट हाउ यू लुक एट लाइफ. एंड आप 2 से 3 घंटे में आप हर विषय पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे के विचार जानते हैं. I think that is a much better way of figuring out if this actor is capable of doing the part or not, rather than giving them 1 scene or 2 scenes. जो मतलब दो टोन पे तो कोई भी आदमी गाना बजा लेता है. You know, somebody who knows how to play the instrument. So if you know कि हाँ, he has a sense of music, you know he will be able to play the instrument. तो I think वो चीज़ें मेरे साथ हुई. 2015 में उनसे मुलाकात हुई. 2016 तक वो लोग खोजते रहे मजनू को, और मैंने भी करीबन 21 टेस्ट दिए उसके लिए, जो मेरे आसपास के लोगों में मुझे कोई नहीं पता जो जिसने इतने टेस्ट दिए हों. उसके बाद वो फिल्म शेल्व हो गई. फिर अचानक से कुछ महीनों बाद लोग जागे और कि ये फिल्म बन रही है. एंड फाइनली लैला मजनू की शूटिंग शुरू हुई 2017 में, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई.
तो वो एक तरीके से मेरी पहली फिल्म वेयर आई वाज प्लेइंग अ प्रोटैगनिस्ट, वेयर आई वाज प्लेइंग द मेन सेंटर लीड रोल, मुझे वो मौका मिला। एंड ये अलग बात है कि तीसरे दिन फिल्म थिएटर से पोस्टर्स उतरने शुरू हो गए थे। मुझे आज भी याद है, घर वालों के साथ मैं गया था स्क्रीन देखने के लिए और तीसरे दिन पोस्टर्स उतर रहे थे। इट वाज वेरी disheartening because I'd put in 3 years of hard work. एक तो 15 साल का इंतज़ार, बिकॉज आई स्टार्टेड एक्टिंग इन 2003। सो 15 साल बाद आपको एक मौका मिलता है जब आपकी फिल्म रिलीज़ होती है जिसमें आपने 3 साल और मेहनत की हो, और वो तीसरे दिन ही जब पोस्टर उतर जाता है तो कुछ भी कहने के लिए बच नहीं जाता, वेरी ऑनेस्टली। सो यू जस्ट वेंट थ्रू अ फीलिंग कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट उस वक्त इम्तियाज़ सर ने एक बात कही थी कि अ फिल्म इज़ फॉर लाइफ, एंड इफ़ इट्स एनी गुड it will always find its audience. And Laila Majnu is just a true testament of whatever he said. We just celebrated 5 years and the love for the film just keeps growing. It has only kept growing. Yeah. Do you think कि कई बार ऐसा होता है कि कोई फिल्म, जैसे लैला मजनू की ही बात कर लें, लेटर ऑन समय के साथ लोगों ने उसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस दी, वो उस मोमेंट पे उतना थिएटर में देखने लोग नहीं जा पाए उसको, क्या वजह रही होगी? या उस समय अगर OTT का इतना बोलबाला होता तो फिर भी शायद देख लेते लोग OTT प्लेटफॉर्म पर? यार, द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप और माय कंडीशनिंग इज इफ इट्स अ गुड फिल्म इट विल वर्क, यू नो, बहुत सिंपल सी बात ही होती है। बट अब उसमें और भी कई मापदंड आ जाते हैं। अगर छोटी फिल्म हो, छोटी मतलब जिसमें बहुत नोन कलाकार ना हो, तो लोग वैसे भी जाना पसंद नहीं करते। हम और आप अगर ऑडियंस हैं, हम सिनेमा में तब जाना चाहते हैं, या वो नहीं होता कि मार्केट में निकले हैं, जिस दुकान पर भीड़ ज़्यादा हो, उसका मतलब सामान वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये हमारी सामाजिक प्रॉब्लम है ये। सो इट इज़ जस्ट टू डू विद दैट। तो कुछ लोग हैं जो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि अरे देखो भीड़ इकट्ठा मतलब अच्छी है। कुछ लोग इस लायक नहीं होते कि भीड़ इकट्ठा कर पाएँ। तो शायद मैं ये समझूंगा कि हमारी कमी उस वक्त ये थी, या मेरी कमी मैं अगर पूछना चाहूँ तो शायद ये थी कि मैं लोगों को जमा नहीं कर पाया। और कहानी कहना और अपने कलाकारी दिखाना एक बात होती है, लेकिन अब शायद दुनिया में दूसरी कलाकारी जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वो ये है कि आप दुनिया के सामने कैसे भीड़ इकट्ठा कर पाएँ, क्या ऐसा कर पाते हैं जिसकी वजह से लोग आपको देखने के लिए खड़े हों, वो मुझे अभी तक नहीं पता। बट अविनाश, जब आपकी ये आई थी लैला मजनू, तो हमको मतलब सच में ये लगा था उस फिल्म को देखने के बाद कि एक नया रोमांटिक हीरो इंडस्ट्री को मिल गया है और अब आप रोमांटिक फिल्म्स की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइन होंगे। लेकिन आपने तो यू टर्न ले लिया। आपने उसके बाद बुलबुल की, घोस्ट स्टोरीज़ की, आपने खाकी की, गर्ल इन द ट्रेन, ये सारी फिल्में की। तो क्या कुछ खास वजह थी कि आपने वो जॉनरे से अलग हटना चुना, या जिस तरह के किरदार आ रहे थे आप उनमें से ही चुन रहे थे? चलिए मैं काउंटर क्वेश्चन आपको करता हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मुझे क्या कहेंगी? मेरा प्रोफेशन क्या है? एक्टर, कलाकार। एक्टर का काम क्या होता है? एक्ट करना, जो विभिन्न कहानियों के किरदारों को आप तक पेश करे। तो आपने इनडायरेक्टली मुझे कॉम्प्लीमेंट ही दिया है। ऑफ कोर्स, आपकी बुलबुल के लिए हमारे न्यूज़ रूम में डिस्कशंस होते हैं कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको और थोड़ा लंबा होना चाहिए था, इस टॉपिक पे और बात होनी चाहिए थी, लैला मजनू को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए था। तो ये सब बातें होती हैं। और इसमें हल्का सा जेंडर डेमोग्राफिक है। लैला मजनू और बुलबुल फीमेल ऑडियंसेस को ज़्यादा पसंद आई है। दिस बुलबुल वाला थिंग, हमारे जो मेरे कलीग हैं मुबारक जी, वो कहते हैं कि नहीं ज़रूर, मैं जनरल अपने फीडबैक की बात बता रहा हूँ कि लैला मजनू और बुलबुल क्योंकि दोनों संजीदा कहानियाँ हैं और आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट विमेन वुड लाइक, एंड बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव एंड मोर इवॉल्व्ड, मोर सेंसिबल। आप खाकी की बात कर लें, मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पिताश्री, उनके 5 दोस्त होंगे, वो मुझसे आकर ये कहेंगे कि जो किया था मजनू तो ठीक था, लेकिन ये जो तुम गोली चलाए हो, ठीक है, दे हैव देयर ओन एन्जॉयमेंट। नाउ फॉर मी व्हाट आई डू रियलाइज इज कि ये जितने किरदार हैं आपस में बहुत अलग हैं एक दूसरे से।
मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने लिए एक ऐसी जगह बनाऊं कि आप मुझे किसी एक दायरे में ना बांध पाए। मैंने आज लव स्टोरी की, कल गैंगस्टर बन गया, कल आईबी ऑफिसर हूँ, कल कोई और किरदार करूँगा जो शायद आपने मुझसे उम्मीद ना की हो। तो अगर मैं वो कर पाऊँ, मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कोशिश ये की और मेरी चाहत भी है, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि वो 2003 का लड़का 19 साल का जो कह रहा था कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम करना है, मैं आज भी उस 19 साल के लड़के के लिए काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि पहली बार हमारे इंडस्ट्री में ये मौका है कि हम 200 देशों तक पहुँच पाते हैं। इससे पहले आज तक हम 200 देशों तक नहीं पहुँच पाते थे। आज हमारे पास मौका है कि हम एक मार्केट क्रिएट करें, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किरदारों के साथ। आसान ज़रूर हो जाता अगर मैं लव स्टोरी करूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस से चाहती है और उसी में रहकर हम खुश हैं, और हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने विजन को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। हम जितना वेस्टर्न कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जितना कोरियन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कोरियन ड्रामास, के पॉप, क्या बाहर के लोग हमारा कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने ही दायरे में, अपने ही 4 भावों के साथ खुश हैं। तो मुझे लगता है कि आई रियली वांट टू एक्सप्लोर माय इंस्टाग्राम, दिस आल्सो सेज डिफाइंग लेबल्स। सो यू पुट मी एज अ गैंगस्टर, आई विल कम एंड सरप्राइज यू। यू पुट मी एज अ लवर, आई एम अ लवर आल्सो, फाइटर आल्सो। या तो हम आएंगे इस बात पर भी, लेकिन आपके 2 प्रोजेक्ट एक ही हफ्ते में रिलीज हुए, एक साथ ऑलमोस्ट रिलीज हुए, बम्बई मेरी जान और काला। उनकी शूटिंग भी इसी तरह हुई, 10 दिन के अंतराल में आपने शूटिंग शुरू कर दी थी। बम्बई मेरी जान के लिए जहां आपको वेट पुट ऑन करना पड़ा, तो आपको काला के लिए वो कम करना था जी। ये ट्रांजिशन कैसा रहा, कैसे 10 दिनों में आपने ये सब मैनेज किया? देखिए, ये आई थिंक अब क्योंकि कुछ समय बाद ना आदमी 3-4 काम देखने के बाद मुड़ के देख सकता है कि किस तरीके का काम करता है ये बंदा। तो मैं खुद अपने आप को उस तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जैसे लैला मजनू में भी करीबन 12 किलो मैंने लूज़ किए 17 दिन में। उस किरदार के करीब पहुंचना मेरे लिए मानसिक, शारीरिक, भावपूर्ण तरीके से या स्पिरिचुअली आप कहें, ये चारों तरीके से उसके करीब जितना पहुंचना हो सके, मेरे लिए वो ज़्यादा महत्व रखता है। मजनू क्योंकि जंगल में था, 4 महीने कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो ही विल बी वीक, ही विल बी फ्रेल, he will be disheveled. So you can't be a fit guy going to the gym, eating chicken and so of course there was something that needed to be done for this. बम्बई मेरी जान 4 साल मैंने उसको दिया एक्चुअली। 2019 में 1 नवंबर 2019 में मैंने अपनी मूछें काटी और वज़न बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, हमारा सेट बारिश की वजह से हमें डिसमेंटल करना पड़ा। 2021 में हमने वापस से कोशिश की शुरू करने की, वापस से कोविड आ गया, उसमें तूफान आ गया बॉम्बे में, द सेट गॉट डिस्ट्रॉयड, सो वी टू रिक्रिएट अ सेट। करते करते फाइनली वी वर एबल टू कंप्लीट इट बाय 20th of Jan। तो ये 3 साढ़े 3 साल का शूटिंग प्रोसेस चलता रहा। लेकिन क्योंकि इसको इतना टाइम लग गया, दूसरे प्रोजेक्ट्स कितने ही रुक पाते, तो काला के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं। 20 जैन को मैंने वो ख़त्म किया एंड आई हैड 40 inches वेस्ट। अब ऑब्वियसली आई कुडंट हैव रियली लॉस्ट ऑल ऑफ इट टुगेदर इन 10 days, बट द आइडिया वाज आई कैन गेट क्लोजर टू द गाय दैट आई वांटेड टू प्ले, ऋत्विक मुखर्जी, जो आईबी ऑफिसर है। ही इज़ नॉट सपोज टू बी अ 6-pack गाय, ही इज़ सपोज टू बी अ डेस्क गाय जो डेस्क पे काम करता है। तो वो कुछ नहीं, फिर खाना पीना छोड़ना पड़ता है। आई जस्ट हैड टू आई वेंट ऑन फ्रूट्स फॉर काला डेफिनेटली। मुझे जितना याद आ रहा है, फ्रूट्स एंड एग्स फॉर माई वे टू कि इंश्योर कि भाई प्रोटीन्स और कार्ब्स हो रहे हैं, यू मेक श्योर योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ, कि बेसिक चीज़ें सही हो। बाकी तो वही है कि आप कैलोरी कम खाएं और ज़्यादा खर्च करें, और कम समय में ज़्यादा हार्डकोर हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो वो की और उसकी वजह से वो वज़न कम हो पाया। तो ये तो वही फिजिकल एस्पेक्ट की बात, बट क्योंकि जब हम अलग अलग एक्टर्स से मिलते हैं, सबका अपना तरीका होता है एक रोल को अप्रोच करने का। कोई कहता है कि हमें पता है कहाँ पे स्विच ऑफ करना है, हम उस किरदार को घर नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आप अपने किरदार में तब तक रहते हैं जब तक आप उसको डिलीवर नहीं कर देते हैं।
तो बम्बई मेरी जान और काला के किरदारों में स्विच करना भी आपके लिए क्या मेंटली भी ये थोड़ा चैलेंजिंग था? देखिए चैलेंजिंग तो है, बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि जब आप, जैसे मैंने ये पढ़ा और इसने मेरे लिए एक इमेजिनेशन क्रिएट किया इस किरदार के लिए, और मैं उस किरदार की तरफ बढ़ने लगा। जब वहाँ पहुँच गया और मुझे दूसरा कोई स्क्रिप्ट मिलेगी, मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ूंगा, वो एक इमेजिनेशन तैयार करेगा मेरे लिए और मैं उस तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा। मुझे ये स्विच करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है अगर मेरे पास थोड़ा सा समय हो। 10 दिन मेरे लिए काफ़ी समय है। अच्छा। बट हाँ, उसी दिन अगर आप मुझसे कहें तो शायद मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो, बट अब इतना समय करते करते आई थिंक आई शुड बी बेटर एट दिस, आई विल गेट क्विकर एट इट। बट मुझे नहीं लगता मैं ये हूँ कि ये अपने किरदार को लेकर चलता हूँ। हमारे यहाँ ये मेथड एक्टिंग को लेके बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं और क्या है किसी को नहीं पता। आज तक अगर आपने कभी किसी से सुना हो, जितने हमारे एक्टर्स भी बात करते हैं, वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, मेथड एक्टिंग क्या होती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया, ना उनसे समझ पाया ना टीचर्स से समझ पाया। मुझे इतना समझ में आता है, एक डायरेक्टर अपनी कहानी कहना चाहता है, उसने उसके लिए एक शॉट लगाया है, उसका काम है एक्टर का, जो डायरेक्टर चाह रहा है वो कहानी को पहुंचाने के लिए वो काम कर दे। वो चाहे आप ज़िंदगी भर उस किरदार को लेकर चल के करें या सोकर उठकर आएँ और किरदार पकड़ें, वॉट एवर इट टेक्स, यू डू द शॉट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। इससे ज़्यादा हमें आदत भी है, हम फोकलोर बना देते हैं, ग्लैमराइज कर देते हैं अपने काम को। जितने एक्टर्स अपने काम को ग्लैमराइज करते हैं, अगर उतना दूसरा करना शुरू कर देना तो खैर, मैं अपने इंडस्ट्री के बारे में, अपने तबके के लोगों के बारे में नहीं कहना चाहता। मुझे नहीं कहना चाहिए। नहीं, जो दिल में हो वो कह देना चाहिए। फ़ायदा। हम बम्बई मेरी जान की बात करें तो इसमें पिता और बेटे के इक्वेशन को दिखाया है। आपके और के मेनन के किरदार की इसमें बात होती है। कैसे एक पिता जो ईमानदार होता है वो अपने बेटे को भी ईमानदार बनाना चाहता है, लेकिन वो बहुत सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। अभी टीज़र आया, ट्रेलर आया एनिमल का, सेम इक्वेशन दिखाई गई और लोगों ने समानताएं ढूंढ ली हैं कि कैसे वो पिता उसको थप्पड़ मारता है, उसमें भी अनिल कपूर रणबीर को थप्पड़ मारते हैं और ये सब। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वो किरदार वहाँ पर गड़े हैं, बचपन में बहुत प्यारा चॉकलेटी बॉय टाइप इंसान होता है, बड़े होकर डॉन बन जाता है, एनिमल को लेके भी ऐसे कुछ कहा जा सकता है। तो क्या इस कंपैरिजन पर आपको क्या कहना है, इन समानताओं पर जो लोग खोज लाए हैं? हाँ, फिल्म देखें उसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा। देखा? मैंने ट्रेलर देखा एनिमल का, मुझे काफ़ी मज़ा आया। आई रियली फेल्ट कि यार वाह, काश मुझे भी करने मिलता, मज़ा आता। बट उसके बियॉन्ड मुझे कुछ भी नहीं लगा। मुझे बस एक शॉट है जिसमें बाप अपने बेटे को मारता है और गैंगस्टर बन जाता है। तो हर बाप अपने बेटे को मारता है, सब गैंगस्टर तो नहीं बनते। एक दृश्य है उसमें, उससे ज़्यादा मैंने उसको सोचा नहीं। हाँ ज़रूर, ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे उसमें भी थप्पड़ मार रहा है, एंड यू सी हाउ ही रिएक्ट्स, देयर सम सिमिलैरिटी इन इट, बट आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। एनिमल इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म, आई वुड लव टू वॉच इट। बट मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे लगता है बातें करने के लिए कुछ चाहिए तो लोगों ने बना ली। अच्छा, बम्बई मेरी जान की अगर हम बात करें या कुछ और ऐसी कहानियों की हम बात करें, तो आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड में गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाने लगा? या फिर बम्बई मेरी जान में भी अगर हम देखें तो जब हसीना पारकर ऐसे कुर्सी में बैठती हैं तो उसको एक सेलिब्रेटरी टोन दिया जाता है, और मुझे ये बताइए कि उस किरदार के लिए सेलिब्रेटरी टोन है या नहीं? अगर उस किरदार के लिए सेलिब्रेटरी है तो सेलिब्रेटरी है। मैं अभी जस्ट एक क्राइम लिटरेरी फेस्ट से जाकर आ रहा हूँ, जहाँ मुझे इनवाइट किया गया था, और मैंने उनसे यही सवाल पूछा, मुझसे ये सवाल एग्जैक्टली पूछा था उन्होंने, क्या गैंगस्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? और मैंने कहा आप क्राइम लिटरेरी फेस्टिवल कर रहे हैं, क्या क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? एक कहानी है, एक किरदार है। मुझे नहीं पता कोई गैंगस्टर की कहानी होती जिसमें गैंगस्टर, अगर इफ़ यू ह्यूमनाइज इट, आप किसी की ज़िंदगी बताएंगे उसने क्या किया क्या नहीं किया। एम्पैथी इज़ समथिंग जो हर इंसान के अंदर है, और वो एम्पैथी इवोक करना ही सिनेमा का काम है। वो चाहे अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, लेकिन आपके अंदर ये भाव कि वो अपने जूते में जिस तरह से चल रहा है, 2 सेकंड में उसके जूते में चल पाऊँ, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्ट, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिनेमा। तो अगर मैंने आपको 2 मिनट किसी के जूतों में चला दिया, इज़ दैट ग्लोरीफाइंग हिम? आई डोंट अंडरस्टैंड।
ग्लोरीफाइंग तब होता है या मुझे सिनेमा में तभी तकलीफ है जब आपने जो चीज़ दिखाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाए। किसी ने कुछ गलत किया और उसको कोई कॉन्सिक्वेंस भुगतना ही नहीं पड़ा, तब ग्लोरिफिकेशन है, तब प्रॉब्लम होनी चाहिए। या आपने किसी ने कुछ गलत किया उसके बाद भी हम एक्नॉलेज करें, जो हम समाज में करते हैं। अगर आप सच्चाई देखें तो समाज में इससे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बात करने के लिए सिनेमा है, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट हैं, हम वी आर द ईजिएस्ट कॉन्वर्सेशन टू हैपन, वी आर द गॉसिप। नो, हम आज तक, आई ऑल्सो लुक बैक कि मैं जब बड़ा हो रहा था तो हम क्या बात करते थे कि इस एक्टर का चक्कर चला, उसका उससे लड़ाई हुआ, हमने आज तक कभी बैठकर इस बारे में बात नहीं की अरे वो क्या टैलेंटेड एक्टर है यार, उसका स्किल क्या है, उसका क्राफ्ट क्या है, वो क्या आर्ट प्रेजेंट कर रहा है, इस पे तो कभी चर्चा ही नहीं की। यह सामाजिक तकलीफ है और हम एज अ समाज हमेशा अपने जिम्मेदारियों को दूसरे पे थोपना जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या जो आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये कौन लेगा? तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालना बहुत आसान है। मेरी जहाँ तक विचारों की बात है, मुझे लगता है कि अगर कोई किरदार है जो गलत करे और उसका कॉन्सिक्वेंस ना मिले उसे, वो शायद मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैंने जो किरदार किया उन दोनों को अपने गलतियों की सज़ा मिली, कॉन्सिक्वेंस मिले, तो हाउ इज़ इट ग्लोरीफाइंग? काफ़ी सारी ऐसी फिल्में हैं, मतलब अगर हम इसको हटा भी दें तो पुष्पा है या फिर और भी कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें आप गैंगस्टर्स। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक तबके की ज़िंदगी वैसी है, क्या हम वो कहानी आपको ना बताएं? आपके पास भी तो एक सोच समझ है, आपके पास एक समझ है जो जिससे आप, अगर ऑडियंस को हम इतना स्मार्ट ना समझें तो तकलीफ, ऑडियंस को अगर स्मार्ट समझें तो तकलीफ। आई एम सेइंग वी आर मेकिंग कंटेंट फॉर द वर्ल्ड, हम दुनिया के लिए एक कहानी सुना रहे हैं जिसमें जो देखने वाला है, जो ऑडियंस है, उसकी अपनी समझ है। हम उसको क्यों नकार रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं समझ सकता कि भाई कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है? क्या किसी को नहीं पता कि किसी को मारना गलत होता है? तो किसी को मारते हुए दिखाएंगे, वो ग्लोरीफाई करता होगा या आपके अंदर क्या भाव क्रिएट होने चाहिए, आपको अपने आप से पूछना चाहिए। तो इस पे तो बहुत चर्चा हो सकती है, एंड आई कैन टॉक फॉर डेज एंड आवर्स। क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं जिसके पीछे के 4 सवाल और पूछे नहीं जाते। हम सिर्फ जो इजी लगता है, कॉन्वर्सेशन लगता है, वो बातें कर देते हैं, लेकिन क्यों, क्या, किस लिए? मैं आपको 25 चीज़ें बता सकता हूँ जिससे आज नॉर्मलाइज और ग्लोरीफाई किया जा रहा है हमारे समाज के पॉपुलर कल्चर में, जो शायद इससे ज़्यादा घातक है, लेकिन कोई चर्चा नहीं करेगा इस बारे में। जैसे मुझे नहीं लगता कि ये सही मौका है, या हम किसी दिन सोच कर बैठ कर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कहना चाहें तो आपका पूरा दिन निकल सकता है इस विषय पर। मैं निकाल सकता हूँ बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें जिस पर ठीक है। अच्छा, हंसल मेहता ने एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जब आप किसी की बायोपिक करते हैं ना, तो आप 2 तरीके से कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। एक तो ये कि आप लुक वाइज उसे अप्रोच करते हैं कि आप अपना लुक सिमिलर टू दैट कैरेक्टर कर देते हैं ताकि आपके लुक से लोग रिलेट कर सकें। दूसरा होता है आप उसके किरदार को पकड़ते हैं। आप दोनों में से कौन सा अप्रोच? दोनों। कोई एक चीज़ क्यों? मतलब अगर मैं शारीरिक रूप से उसके करीब जा सकता हूँ तो क्यों नहीं जाऊँगा? मेरे लिए बड़ा सिंपल है। एक इंसान में मानसिक, शारीरिक, भावुक और स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं। ये 4 ही एस्पेक्ट होते हैं जो मैं जानता हूँ कि एक किरदार में भी ये 4 एस्पेक्ट होंगे। मेरी कोशिश होती है कि चारों एस्पेक्ट के करीब पहुँचूँ। अब वो फिजिकली जाना हो या पर्सनालिटी, कैरेक्टर समझना हो, ये सब अपनी अपनी समझ से लोग बातें करते हैं। बट मुझे तो सिंपल ये समझ आता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। टेल मी एनी मैन, एनी ह्यूमन बीइंग हैज मोर देन दिस. So if I can find an understanding of these 4 things, I'll get closer to this person. And then you present that personality to people, and hopefully अगर उस कहानी के सुर के साथ आपका किरदार भी बैठ गया तो लोगों को पसंद आ जाएगा। अच्छा, आपकी जो सीरीज़ आई थी खाकी द बिहार चैप्टर, आप बिहार में ही पैदा हुए लेकिन मुंबई मूव आउट कर गए थे जी। तो जो आपका किरदार था चंदन में, तो वो एक ट्रक ड्राइवर है जो क्रिमिनल्स के बीच में बड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो डायलेक्ट पकड़ना मुझे लगता है कि शायद इतना मुश्किल ना रहा हो, वो भाषा पकड़ना ना रहा हो, लेकिन वो सोच, वो थॉट प्रोसेस पकड़ना कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो कैसे किया आपने?
आई थिंक उसके पीछे भी कुछ ना कुछ आई थिंक ये होगा ही, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई बिहार हैज़ अ सर्टन कास्ट politics that I've seen growing up, and there's a sense of disparity that exists class-wise and caste-wise in Bihar. In fact, मुझे हमेशा बड़ी ये बात चुभती थी कि जब मैं बिहार जाता हूँ अपने गांव में, बूढ़े बूढ़े लोग भी आकर आपके पैर छूते हैं सिर्फ क्योंकि आप उच्च जाति के हैं। और इससे किस तरह से लड़ा जाए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये महसूस कर रहा हूँ तो ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि जो शायद उस स्तर का नहीं है या उसके नीचे स्तर का है, उसकी ज़िंदगी किस तरह से और कितनी मुश्किल और कितनी आसान हो। शायद ये संजीदगी, ये सेंसिटिविटी दैट हैज़ बीन देयर सिंस एवर इज़ द रीज़न आई एम एन एक्टर टुडे, वेरी ऑनेस्टली। तो वो सेंस और सेंसिटिविटी शुरू से रही है, और क्योंकि इसका एक्सपोजर रहा तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हुआ होगा। बाकी कहने के लिए थोड़ा टैलेंट भी है वो तो ऑफ कोर्स। तो वो सब साथ मिलके आई थिंक काम कर जाता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। एक और चीज़ थी मेरे लिए जो आई थिंक थोड़ी महत्वपूर्ण रही और शारीरिक फिजिकल तरीके से भी रही, और शूटिंग शुरू होने से पहले 15 दिन मैं ट्रक ड्राइवर्स के साथ रह रहा था डाल्टनगंज, रांची में एक जगह है। तो वहाँ पर वो 15 दिन जब आप उनके साथ रहें और खाना, बैठना, उठना, सोचना, ऑफ कोर्स मैं उनकी तरह नहीं बन जाऊँगा, लेकिन एक सेंस ऑफ व्हाट देयर वर्ल्ड इज़, व्हाट देयर लाइफ इज़, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर देम, जो 18 घंटे सिर्फ ये कर रहा है ना, वो शायद बैठे बैठे भी उसके पाँव ऐसे चल रहे होते हैं। ये आपको वहाँ देख कर पता चलता है, ठीक है, जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आप अपने किरदार के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं। अगर बैठ जाता है सब कुछ तो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है और लगता है कि इसमें जो आपने काम किया था, बट काम उतनी शिद्दत से हर जगह किया गया। तो बस वही बातें होती हैं, इसमें कोई और रॉकेट साइंस है नहीं। अच्छा, आपका एक डायलॉग है, तुम हीरे होगे लेकिन चमकोगे तभी जब तुम पर रोशनी पड़ेगी। ये बड़ा फेमस हो गया, ये बहुत फेमस है, मेरी फिल्मों के डायलॉग से ज़्यादा फेमस हो गया। करेक्ट। तो जब आप कोई स्क्रिप्ट चुनते हैं या कोई किरदार चुनते हैं तो आप ये ध्यान में रखते हैं कि हाँ हीरा तो मैं हूँ, लेकिन क्या ये स्क्रिप्ट रोशनी का काम करेगी? कैसे, क्या अप्रोच रहता है आपका? नहीं, हीरा हूँ ये तो मुझे यकीन है, ठीक मैं है? वही बोल रही हूँ। तो ये तो मुझे सोचना नहीं, रोशनी मैं हमेशा ऊपर वाले की तरफ देखता हूँ, और दूसरी रोशनी हमारे समाज में मीडिया फैलाती है। तो मेरे ऊपर वाले से भी और मीडिया से, दोनों से हमेशा थोड़ी सी रंज रही है कि कब मेरी तरफ आप इस स्पॉटलाइट को घुमाएंगे। तो वो जो मैंने कहा था वो उस तरीके से कहा था, क्योंकि मैंने कहा कि 15 साल मैं मेहनत करता आया हूँ और इस लायक रहा हूँ, लेकिन जब तक रोशनी नहीं पड़ेगी तब तक कोई कैसे देखेगा? अंधेरे में कोई नहीं देख सकता, और रोशनी सिर्फ ऊपर वाला गिरा सकता है। सो मेरे ऊपर थोड़ी सी पड़ी है। बट स्क्रिप्ट जो है मेरे लिए बड़ा, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मैं ये बता दूँ कि मैं कहानी पढ़ता हूँ, कहानी आपको इंगेजिंग लगी, एंटरटेनिंग लगी, मुझे मेरा किरदार उसके बाद कैसा लगता है, सेकेंडरी क्वेश्चन इज़ दैट। तीसरा जो पहले नहीं हुआ करता था कुछ समय पहले तक, अब तीसरा सवाल ये होता है कि बना कौन रहा है, हु इज़ टेलिंग दिस स्टोरी। चौथा सवाल है कि कौन बनवा रहा है और कहाँ पे दिखाया जाएगा। ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पहले एक वक्त था जब शुरू में आप आते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है यार, कहानी क्या है क्या नहीं ये समझ ही नहीं थी। धीरे धीरे कहानी, किरदार, कहानी कहने वाला, कहानी बनाने वाला, और कहाँ पे दिखाई जाएगी। अब आपने कोई चीज़ बनाई है जो इस ऑडियंस के लिए ही नहीं है तो क्या मतलब है? फिर हम सिर्फ 4 लोग घर में देखते और खुश हो जाएंगे, या फिर आप वैसी चीज़ बनाएं जो सब तक पहुंच पाए। तो कोशिश ये ज़रूर है कि यू वुड वांट टू डू फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स दैट कैन रीच द मैक्सिमम पीपल। मेरा नया एक सपना है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरी एक it's a new dream. I want to reach out to every cinema watcher in the world. I want somehow in my lifetime if I'm working, कि हर सिनेमा वॉचर जो है इस दुनिया में, अगर उस तक मेरा काम कहीं किसी तरीके से पहुंच जाए,
आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ यार। तो फिर वो 19 साल का जो लड़का जो सोच रहा था ना, वो शायद हो पाए, तो चाहत वही है। आमीन। तो जैसे आपने युद्ध में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, उनके लिए ये कहा जाता है ना कि वो जिस भी नए एक्टर के साथ काम करते हैं, जब भविष्य में उनका काम देखते हैं या मिलते हैं तो उनको मैसेज ज़रूर करते हैं या उनके काम की तारीफ ज़रूर करते हैं। आपका कभी मिलना हुआ उसके बाद उनसे? उसके बाद तो नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त की बात ज़रूर है जो उस वक्त उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। खासकर व्हेन आई वाज अ वेरी न्यू एक्टर टू वर्क विद अ स्टारवॉट लाइक अमिताभ बच्चन। आई एम प्लेइंग एन एंटेगनिस्ट वेयर, जहाँ मैं उनको बहुत गलत बातें कह रहा हूँ, उनसे फिजिकली लड़ रहा हूँ, मारपीट हो रही है, इनफैक्ट आई हिट हिम ऑन हिज हेड। उन सारी चीज़ों के दौरान मुझे याद है कि मेरा एक 7 मिनट का मोनोलॉग था एंड मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। और मैंने वो, बट ये हो जाता है, एक्टर है तो आदमी बोलने लगता है कि यार अमिताभ बच्चन होंगे आप घर पे, यू नो, आदमी दिस इज हाउ यू टेल योर सेल्फ एंड यू वांट टू से आई विल स्टिल डू इट एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं उतरा, मेरा जैसे ही वो मोनोलॉग ख़त्म हुआ है, silence, and he just made everyone on the crew clap for me. He came and he hugged me and the clap went on, and you know that feeling, it's you're a new guy, you don't know if what is happening, what you have done is right, wrong, kaisa raha hai, but from a man that you've seen and who is the greatest ever in this country as an actor, to get love and hugged and applauded, आई थिंक आज तक जो थोड़ी कॉन्फिडेंस रही है वो सब वहीं की देन है। बट आई रियली होप ही हैपेंस टू सी सम ऑफ माय वर्क, और अब एक लेटर लिख के मिले तो शायद बहुत अच्छा लगे। आई रियली होप दैट हैपेंस। अच्छा, घोस्ट स्टोरीज में आपने करण जौहर के साथ भी काम किया है। हमने उनको अक्सर पब्लिक अपीयरेंसेस में देखा है, टॉक शो होस्ट करते हुए देखा है। हाउ इज ही एज अ डायरेक्टर? वो सेट पे कैसे होते हैं, क्या अप्रोच उनका होता है? सो करण जौहर अपने आप में वो ओल्ड स्कूल फिल्म मेकर्स हैं, मतलब ही समन जो कभी मॉनिटर से बैठकर सिर्फ डायरेक्शन नहीं देंगे, वो हर बात उन्हें, अगर आपको अच्छा लगा या कोई सजेशन करना, ही विल ऑलवेज कम, स्पीक इनटू योर ईयर्स एंड देन गो बैक। देयर इज सर्टेन रिस्पेक्ट दैट ही गिव्स हिज एक्टर्स व्हिच इज ह्यूज। also he has a way of, he loves to enact and do it for you, so most times he would enact it for me. फिर वो बताया ऐसे थोड़ा करके, फिर वो देख मेरी तरफ देखते थे कि अच्छा कर लेगा तो टाइप्स, सो ही यूज्ड टू लेट इट गो। व्हाट माय ब्यूटीफुल मेमोरी इज दैट वी वुड सिंग अ लॉट, सो आई हैव दिस नर्वस एनर्जी दैट हैपेंस ऑन सेट, एंड मेरा द ओनली वे आई लेट आउट इज बाय सिंगिंग सॉन्ग्स। सो मुझे इतना याद है कि शॉट हो रहा होता था, जैसे कट हुआ है, मैं यहाँ गा रहा हूँ, वहाँ पे मिस्टर जौहर इज सिंगिंग एंड वी वुड सिट टुगेदर एंड सिंग टुगेदर। उस वक्त तो आई थिंक चन्ना मेरिया, ये गाना हम लोग पता नहीं कितने बार कितने घंटे गाते रहते थे। बट ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन दैट आई हैव मेट इन द इंडस्ट्री। ही इज़ बीन सो काइंड टू मी, एंड यू नो, मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं भी एक आउटसाइडर हूँ और मैं बहुत सारी बातें सुनता हूँ। आई एम नो वन टू सिट डाउन एंड जस्टिफाई एनीथिंग, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जितनी बातें मैंने सुनी है वो मुझे इतनी अजीबोगरीब लगती है, क्योंकि जिस आदमी से मैं मिलता हूँ, ही इज़ बीन द नाइसेस्ट टू मी, ही इज़ बीन सो काइंड। मतलब मैं आपसे ये कह दूँ कि अगर मैंने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट आपसे की है, सो मुझे फॉलो अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद फॉलो अप करके आपको इन्फॉर्म करते हैं। अ मैन हु हैज़ सो मेनी पीपल looking up to him or managing him. I'm a very small entity in front of him. So you definitely realize there is a certain goodness, और एक वो goodness जो उनके शायद फैमिली से और धर्मा से चलते आ रहा है, वो आज तक एग्जिस्ट करता रहा है। आज भी वो इतने प्रोमिनेंट हैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ इन्हीं वजह से। फिल्म मेकर हैं, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, वो तो दिनचर्या का काम है, लेकिन गुडविल जो है, जो आज तक सस्टेन्ड है इस इंडस्ट्री में, वो इन्हीं वजह से है, बिकॉज ही इज़ बीन काइंड टू पीपल। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस, नो, सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बट उसको कितने खूबसूरती के साथ किया जाए, ये ज़रूर करण जौहर से सीखना चाहिए। अच्छा, आपने मतलब मैं तो उसको आपकी सबसे खूबसूरत फिल्म इसलिए कहूँगी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, लैला मजनू। ऑफ कोर्स आपने इस फिल्म में काम किया और इम्तियाज़ अली थ्रू आउट एसोसिएटेड थे इस पूरी फिल्म के प्रोसेस और ये सब। तो उसके बाद कभी उनके साथ काम करने का ऐसा चांस नहीं बना, या
मैं तो हर दिन सर को मिलता हूँ सर, when are we working, when are we, अभी recently we met, and उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि I can only make the films that I'm allowed to, and you can only do the films that are offered to you. So I'm just waiting for a moment where he offers me the film that he's allowed to make. When that happens, I think we'll be working. But I think करीब है, मुझे ऐसा लगता है कि it is somewhere close, hopefully, fingers crossed. अच्छा, मुझे लगा कोई हिंट, नहीं ऐसी कोई बात खबर नहीं, अभी तक तो नहीं है, दर्शकों लेकिन को मिलने वाली है क्या? जैसा मेरा विश्वास रहा है और अक्सर सही उतरा है, तो मुझे लगता है कि ये भी उतरेगा. अच्छा, के साथ आपने काम किया, वो बहुत ठहराव के साथ काम करते हैं, बहुत बारीकी से अपने कैरेक्टर को प्रोसेस करते हैं. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में भी वो चीज़ें मुझे दिखती हैं कि आप ठहराव के साथ बारीकी से प्रोसेस करते हैं चीज़ों को. तो जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, और क्योंकि आपने बहुत क्लोजली काम किया है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है सेट पे आपने उनके प्रोसेस को ऐसे ऑब्जर्व किया हो, कुछ सीखा हो? मैं के सर का बहुत पुराना वाला फ़ैन हूँ. मतलब 2003 से हम थिएटर वेटर करते थे, तब से उनका फ़ैन रहा हूँ और उनके काम को देखते रहा हूँ. इनफैक्ट उनके बारे में एक आर्टिकल छपा था वेयर इट वाज सेड एन इंटेलिजेंट वुमेन्स मैन, के मेनन. आई एम टॉकिंग 2003-04 and it stayed with me. I said, this is the guy I want to be. Whenever I used to see his work earlier, I used to find some similarity to it. Over a period of time, of course, I found my own process, own ways of doing work. But initially, I used to find a lot of similarity of how he presents a character. And he's on a different level altogether. I think with time, his understanding of the medium has become so enhanced. Like he really knows how to make use of the medium. अब मैं ये जब कहूँगा तो शायद एक्टर्स समझ पाए मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ. थिएटर एक मीडियम हो गया, फिल्म एक मीडियम हो गया. वो कैमरा मीडियम को अब इतने अच्छे से और इतनी बारीकी से उन्होंने समझ लिया कि सांस लेकर आँख कहाँ से कहाँ जाती है, उसमें बात कहाँ से कहाँ कही जा सकती है, किस तरीके से कही जा सकती है. मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ नाउ ही इज़ इनोवेटिंग इन दोज फ्रेम्स टू से व्हाट ही हैज़ टू से. उसमें भी वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. उनकी ग्रोथ इसमें हो रही है कि अब मैं और किस तरीके से इस बात को कह सकता हूँ, और क्या नायाब तरीके हो सकते हैं अपने किरदार में नहीं, अपने परफॉर्मेंस में नहीं, बट मीडियम का प्रयोग करके. तो वो एक अलग लेवल पे फ़िलहाल हैं एज एन आर्टिस्ट. वो कुछ अलग अभी खेल रहे हैं, एक अलग स्तर पे हैं. मैं सिर्फ देखकर तारीफ़ कर सकता हूँ, तालियां बजा सकता हूँ. उम्मीद है कि मैं भी इस लायक बनूँ. बट ही इज़ ऑन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर राइट नाउ. ही इज़ आई थिंक विथ हिज टॉप फॉर्म दैट ही इज़ राइट नाउ, ही इज़ रियली अमॉन्ग द बेस्ट इन द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मे बी अप देयर रियली. अच्छा, आने वाले समय में हम किन और प्रोजेक्ट्स में आपको देख सकते हैं? मेरी अगली फिल्म थैंकफुली थिएट्रिकल है और एक कॉमेडी है. तो जैसे मैंने कहा कि हर तरीके का काम करना मैं चाहता हूँ. एंड इट्स अ कॉमेडी ऑफ 3 friends who go on a trip and whatever goes wrong in that film. It's 3 of us, Dibendu, Pratik Gandhi and myself, and Nora Fateh, who's gracing us with her presence. It's being directed by Kunal Kemu, produced by Excel. Hopefully very soon next year sometime. That's one. And there's another film that I can't really talk much about, but what I can say is it's a film that is written by an Academy Award winner. And it's a beautiful, heartwarming, sensitive film which I truly believe everyone would love. और कैसे प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड. क्यों नहीं? आई एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली मुझे आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि क्या किस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. मुझे ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि आई वांट टू डू फिल्म्स, शोज, प्रोजेक्ट्स, व्हाटएवर इट इज़ दैट कैन टेक इंडियन स्टोरीज टू द वर्ल्ड. दैट इज़ द वन थिंग दैट रियली ड्राइव्स मी राइट नाउ, because that is what I want to see. I want our stories to make a cultural impact on the world, because I'm seeing the other way around. I'm seeing, and I don't know why, because we have such a flourishing country.
ये 120 करोड़ की जनता है जहाँ के सबके अपनी अपनी कहानियाँ हैं, और हम ये सारी कहानियों को नकार कर दूसरी दुनिया की कहानियों को सुन रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम क्यों नहीं ऐसी कहानियाँ बना सकते हैं कि दुनिया हमारी कहानी सुने, जबकि हमारी इतनी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने टेक्नीशियंस हैं। आई रियली थिंक it is time for our country now, it is time for India to really reach out to the world. If not now, when is my question really. अच्छा, रिसेंटली रिलीज हुई कोई फिल्म आपने देखी, कौन सी पसंद आई आपको? रिसेंटली इस साल मुझे 2 सीरीज़ बहुत पसंद आई हैं अपनी सीरीज़ के अलावा, because I would want to put it out there. I think Bombay Meri Jaan and Khaki are one of the better shows of the year. One of the better shows. But मेरी पसंदीदा 2 शोज़ हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक है कोहरा, जो रणदीप झा और क्लीन स्लेट ने बनाई है। क्लीन स्लेट के साथ भी मेरा एक प्रोजेक्ट रहा है। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव, नुआंस्ड storytelling that I've seen this year. And Jubilee, I think Jubilee was beautifully done by Motwani sir, and I keep begging to him that I want to work with Vikram sir. In fact, we were almost supposed to work on Jubilee, and for whatever reasons it did not happen. But I think these are 2 shows which are really up there, and I think should be appreciated. Again, truly international quality. Both of them have the quality good enough to stand anywhere in the world and put together. So those 2 shows for me would be up there. खाकी 2 को लेके क्या अपडेट है? Sorry, what? खाकी 2 को लेके क्या अपडेट है? क्या है ये? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। मैं तो मुझे नहीं पता, नेटफ्लिक्स बताएंगे आपको सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। आप बताइए कैसा लगा आपको ये कॉन्वर्सेशन? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।